हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हर दिन की तरह आज भी हम सीबीएसई के लिए क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखो सीबीएसई का एग्जाम जो है अगस्त में होने वाला है और जो आज का सेशन ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होगा। और लेंदी इसलिए होगा, हालांकि हम क्वेश्चन जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। और जैसा कि एग्जाम का पैटर्न है, आप समझो ग्रुप ए के भी एग्जाम हो रहे, तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और आज का जो सेशन है बेसिकली हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ये सेशन होने वाला है आपका। और इस सेशन के अंदर आप ये देखोगे कि जो करंट में चीज़ें हो रही है ना, उससे रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। हिस्ट्री में कुछ करंट से रिलेटेड चीज़ें हुए, कुछ एक्सकेवेशंस हुए, तो इन सब से रिलेटेड चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू एलोरा केव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो एज यू ऑल नो, एलोरा केव्स आपको महाराष्ट्र के जहानाबाद के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एलोरा के पहला ऐसा केव है जहां पे तीनों चीज आपको देखने को मिली, तीनों रिलीजन्स को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, हिंदुइज्म को भी, बौद्धिज्म को भी, प्लस जैनिज्म को भी, ठीक है। यहीं पे अजंता केव भी हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा हटके, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म के ही एविडेंस आपको देखेंगे, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला है द साइट इंक्लूडेड 34 केव्स कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स, ठीक है। सेकेंड क्या है कि द केव आर रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदुस्ट एंड जैन मोन्यूमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। देखो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट की 34 केव्स आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसमें 17 केव्स जो है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड दिखेंगे, 12 बुद्धिज्म से रिलेटेड दिखेंगे और 5 जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड दिखेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर फेमस कैलासा केव भी आपको देखने को मिलेगा जो कि हिंदुइज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और सेकंड जो है 100% ये करेक्ट है। अगर इसका टाइम पीरियड देखने की कोशिश करोगे जानने की, तो बेसिकली एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी उसके टाइम पे ये आपको देखने को मिला था, ठीक है। स्टोन्स को काट के बनाया गया है, ग्रेनाइट को काट के बनाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो अगर एलोरा केव के बारे में पूछा जाए तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के अंदर आपको दिखेगा जहानाबाद में 34 केव्स है। यहाँ पे 3 रिलीजन दिखेंगे, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू बराह केव टेम्पल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि इट इज ए रॉक कट केव टेम्पल लोकेटेड एट मम्मलापुरम, तमिलनाडु, ओके। सेकेंड क्या है कि इट वाज मेड बाय द पल्लवा रूलर इन द 7th century CE। देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी बात हो मम्मलापुरम की, जिसको महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये पल्लवों की क्या थी, कैपिटल थी। नरसिम्हदेव वर्मन फर्स्ट थे, जिनको महामल्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उनके टाइम पे बहुत सारे केव्स बनाए गए थे वहाँ पे। तो देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे देखो बराह केव टेम्पल से पूछा गया है। देखो अगर आप हिंदुइज्म के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, 10 अवतार के बारे में आपने पढ़ा है, तो वराह अवतार के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो पिग होता है, सुअर जिसको कहते हो हिंदी में। तो हमारे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और धरती को बचाने का काम किया था, ठीक है। तो बताइए इनमें से क्या सही होगा, क्या गलत होगा, जल्दी से आंसर करें। क्या होगा, तो देखो ये 100% करेक्ट, ठीक है। महामल्लपुरम में लोकेटेड है और तमिलनाडु के अंदर ये चीजें आपको दिखेगी, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है, मैंने क्या बोला कि पल्लवा रूलर्स के द्वारा बनाया गया था इसको, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही ऑप्शन यहां पे आपके बोथ आर करेक्ट, ओके। चले अगले क्वेश्चन पे। देखो मैं थोड़ा सा इसीलिए इस बार लेके आया ना कि थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आपको अब हर दिन हम ऑनलाइन क्वेश्चन करते हैं, तो बीच बीच में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होना भी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा करंट से भी रिलेट हो जाता है, क्योंकि जो मम्मलापुरम, महाबलीपुरम है, वो एक
हमारा इंपॉर्टेंस भी है, नेशनल इंपॉर्टेंस भी उसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ त्रिकुराल, अ कलेक्शन ऑफ कपलेट ऑफ मैटर्स लाइक इथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड लव। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो त्रिकुराल है क्या है, एक कंपाइलेशन ऑफ बुक है, कलेक्शन ऑफ बुक है, ठीक है। किस किस को का कंपाइलेशन है, तो इथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड लव। बेसिकली देखो सोसाइटी के अंदर जितने भी एंगल होते हैं ना सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए, सबके सब यहाँ पे कलेक्टेड है। आपसे पूछा गया किसके द्वारा किया गया है, सुब्रमण्यम भारती, राम मनोजाचार्य, त्रिवल्लभुर या शंकराचार्य, किनके द्वारा किया गया बताइए। देखो ये संगम एज में लिखा गया था, तो इनमें से अगर आप इलिमिनेट करोगे ना तो राम मनोजाचार्य और शंकराचार्य ये दोनों हिंदुइज्म से रिलेटेड है, तो ये पहले ही यहाँ खत्म हो जाएंगे। संगम एज की बात कर रहे हैं तो संगम एज से इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिवल्लभुर, ठीक है। बताइए कुछ और जानना है, कुछ बताना है तो ठीक है। अगर आपको देखोगे ना तो ये तमिल पोएट थे, संगम लिटरेचर से जुड़े हुए थे। अब देखो संगम लिटरेचर के बारे में एक चीज बोला जाता है कि उसका एज जो है ना अभी भी एक कंट्रोवर्सी है। हर एक हिस्टोरियन का मानिए, अलग अलग हिस्टोरियंस का, तो अलग अलग हिस्टोरियन बोलेंगे कि उसके फेज जो है वो अलग अलग है। और काफ़ी हद तक देखो इंडिया के अंदर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, आर्यंस का जो कॉन्सेप्ट था ना ये वैदिक पीरियड के बाद आया था, ठीक है। वैदिक पीरियड में ही आप देखते हो कि आर्यंस आते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में देखते हो कि आर्यंस का एक्सपेंशन होता है जब उन्हें आयरन वायरन की डिस्कवरी होगी यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल अगर कोई इंडिया का रहने वाला है तो वो कौन थे, तो वो द्रविडियन थे जो कि साउथ इंडिया के हैं। प्लस जो SC ST कम्युनिटी आपको दिखते हैं, जो ट्राइबल पीपल दिखते हैं, वो बेसिकली जो है ओरिजिनल इंडियंस हैं। जैसे मैं हूँ, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं एक आर्यन हूँ, तो आप समझो कि मैं ओरिजिनली इस देश का रहने वाला नहीं हूँ, मैं माइग्रेट हो गया आया था कहीं से, ठीक है। हालांकि अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू सोसाइटी में ब्राह्मण्स को दी जाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ब्राह्मण कहीं और से माइग्रेट हो गया है, और आर्यंस कहाँ से आए इसका भी एक्चुअल एविडेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखो ये आपके आर्ट फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। एक तरफ हैंडलूम दिए गए हैं, ठीक है, दूसरे तरफ स्टेट मेंशन किया गया। अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेट का एक डिस्टिंक्ट हैंडलूम आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार के अंदर चले जाओ तो बिहार के अंदर बहुत सारे सिल्क के वैरायटी दिखेंगे, वहाँ पे कत्था वर्क होता है, प्रिंट किया जाता है साड़ी के ऊपर, वो आपको दिखेगा। तो चलिए बताइए कि कौन कहाँ किससे मैच करेगा। आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड। बताइए कौन कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। देखो मुझे इसमें से एक चीज तो पता है कि चंदेरी साड़ी जो है वो मध्य प्रदेश का फेमस चंदेरी साड़ी होता है, बिल्कुल फेमस है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये तो 100% करेक्टली मैच। बाकी आपको बताना है, बताइए जल्दी से। बताइए क्या होगा। देखो पुलकारी जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, फूलकरी कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके 100% करेक्टली मैच है, बाकी के जो दो ऑप्शन दिए गए ये इनकरेक्ट है। तो राइट पेयर क्या हो जाएगा आपका, 2 ओनली। अब कोई बता सकता है कि जो अनकरेक्ट मैच्ड है ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है, बता सकता है कोई। बताइए ब्रोकेड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ब्रोकेड कहाँ दिखेगा, तो ये बनारस में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, तो बनारस वाले रीजन में आपको दिखेगा। कहाँ पे, तो ब्रोकेड, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक ऑप्शन और दिया गया है डेकई, तो डेकई साड़ी आपको कहाँ पे दिखता है, तो वेस्ट बंगाल में दिखता है। कहाँ दिखेगा, तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये दिखेगा आपको, ठीक है। तो दो पेयर आपके करेक्टली मैच है, दो इनकरेक्ट थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ओनली, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
रिसेंटली century of the Vaikom Satyagraha was observed. It is related to which of the following states? देखो वाइकोम सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो वाइकोम सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, तो टेम्पल इंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, तो टेम्पल इंट्री से रिलेटेड है। आपको पता है कि पहले क्या होता था कि जो लो कास्ट के, लो कम्युनिटी के जो पीपल होते थे उनको टेम्पल्स वगैरह में एंट्री नहीं दी जाती थी, और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि जो लो कम्युनिटी के पीपल हैं उनको टेम्पल्स के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। और फिलहाल क्या है कि 100 साल पूरे हो गए हैं वैकोम सत्याग्रह के, तो बताइए कहाँ पे ये देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, बताइए जल्दी से कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो केरला के अंदर ये देखने को मिलेगा। देखो 1924 से लेके 25 तक ये सत्याग्रह चला था, वैकोम सत्याग्रह। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 600 दिन चला था ये। कितने, करीब करीब 20 मंथ, 600 डेज तक ये चला था। और इसी सत्याग्रह के बाद फाइनली आईएनसी का कांग्रेस सेशन होता है, और उसमें जो केरला का विंग होता है वो ये बोलता है कि जो टेम्पल के अंदर एंट्री बैन है उसको क्या कर देना चाहिए, वो ख़त्म कर देना चाहिए। और हर एक हिंदू जो है, मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करो, कभी आप मॉस्क जाओ, चाहे गरीब मुसलमान हो अमीर मुसलमान हो, हर एक लाइन में आपको दिखेंगे। लेकिन हिंदुइज्म के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टेम्पल एंट्री के अंदर क्या होता है कि जो अपर क्लास है ना, अपर क्लास को अच्छी सुविधाएं दी जाती है, उनको लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ता। लेकिन जो नॉर्मल पीपल है उनको लाइन में घंटों खड़ा होना पड़ता है। और SC/ST की तो बात ही छोड़ दो, अभी भी बहुत सारे टेम्पल है जहाँ SC/ST का जाना बैन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो मेरे गांव के आसपास भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जहाँ पे SC/ST को नहीं अंदर एंट्री मिलती है। अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। और यही बात होती है कि जब रिजर्वेशन की बात आती है तो बहुत सारे लोग उसको अपोज करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि देखो जिनको ज़रूरत है एक्चुअली उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, रिजर्वेशन वो लोग लेके जा रहे हैं जो पहले से ही कैपेबल हैं, उस कैटेगरी के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है। बोहाग बिहू ऑल्सो नोन एज रंगोली बिहू इज अ मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, बताइए बोहाग बिहू या जो रंगोली बिहू जिसको बोलते हैं, जिसका अदर नेम है, ये किस रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब, तमिलनाडु, असम या केरला? कहाँ पे देखने को मिलेगा, बताइए कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखो बोहाग बिहू कह लीजिए, रंगोली बिहू कह लीजिए, ये अप्रैल के मंथ में अगर आप देखोगे तो ये अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नई फसल कट के घर आती है और इसको नए साल के रूप में वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे किया जाएगा? तो असम के अंदर। ठीक है, असम का जो है ये सबसे प्रोमिनेंट फेस्टिवल है और असम के अंदर इसको एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एवरी ईयर जो है ये अप्रैल के मंथ में दिखेगा। और देखो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया के किसी भी रीजन में जाओ, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटियों की अलग अलग न्यू ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप महाराष्ट्र में जाते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो? वहाँ पे गुरु पर्व मनाया जाता है। और गुरु पर्व जो होता है ये क्या होता है? तो ये मराठी पीपल का न्यू ईयर होता है। ठीक है, अगर आप बिहार या यूपी में चले जाओ तो जो होली का सेलिब्रेशन होता है, ये होली का सेलिब्रेशन हिंदू कैलेंडर के पहले दिन पे होता है। ठीक है, चैत्र मंथ जो होता है उसके पहले दिन पे होता है। तो बिहार यूपी में जाओगे तो आपको वहां पे होली दिखेगा, अगाती दिखेगा आपको कर्नाटका के अंदर। तो आप जितने भी रीजन जाओगे ना, हर रीजन में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। केरला के अंदर अगर मैं बात करूं तो केरला के अंदर न्यू ईयर को क्या कहते हैं? तो विशु के नाम से जानते हैं। हर स्टेट के अंदर आपको, हर कम्युनिटी के अंदर कुछ ना कुछ ये चीज़ दिखेगा। आप अगर क्रिश्चियनिटी को देखो तो वहाँ पे क्या दिखेगा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो वो बिग फ्राइडे मनाते हैं उसके बाद उनका कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ एक बहुत ही वास्ट डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। चलिए इस सवाल को देखिए। PVTGs के बारे में पूछा गया है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है,
3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए एक एक करके सारे स्टेटमेंट को देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि 1973 द देवर कमीशन सेट अप अ सेपरेट कैटेगरी फॉर प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। देखो एक चीज आप याद रखो, स्टार्टिंग में इनको प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बोला जाता था, लेकिन 2006 के बाद इनका नाम चेंज करके पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कर दिया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि दीज ग्रुप्स है प्रीमिटिव ट्रेट्स, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, लो लिटरेसी, 0 to नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड बैकवर्डनेस। ठीक है। थर्ड क्या है कि मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आंसर कीजिए क्या होगा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, क्या आंसर हो सकता है, बताइए जल्दी से। देखो इलिमिनेट भी कर सकते हो आप, इलिमिनेट करने का फायदा क्या होता है कि आपको आंसर देने में आसानी हो जाती है। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखो तो क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अगर आपने पीबीटीजीज के बारे में पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा पीबीटीज आपको कहाँ दिखेंगे, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। कितने दिखते हैं, 13 दिखते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ हैं। मध्य प्रदेश सेकेंड पोजीशन पे आता है पीबीटीजीज में, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो देखो ऑल 3 होगा नहीं, नन भी नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर देखो तो दीज ग्रुप्स है प्रीमिटिव ट्रेट्स, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, बिल्कुल सही है। ये वैसे ग्रुप होते हैं जो कि आम जिंदगी जो आप लोग जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, इनसे बहुत दूर रहते हैं, एक आइसोलेटेड एरिया में रहेंगे, लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, इनका अपना खुद का डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है, एक डाइवर्स कल्चर इनका खुद का होता है, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया से अलग होकर रहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड जो है ये 100% करेक्ट है। अब देखो पूरी दुनिया से अगर अलग रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। और अभी अगर सपोज करो कि जैसे कोविड आया, अगर कोविड इनके ग्रुप में फैल गया तो ऑब्वियसली डेथ ज़्यादा होगी, बर्थ रेट तो कम हो ही जाएगा वहाँ पे, तो ग्रोथ रेट जो होता है वो ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है इनके अंदर। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी 100% करेक्ट है। ठीक है। देखो देवर कमीशन 1973 में बिठाया गया था, और 1973 के बाद 1975 में पहली बार हमने क्या किया था, इसके 2 साल बाद 52 ट्राइबल ग्रुप्स को प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर हमने ऐड किया। ठीक है, कितने, 52। कुछ समय के बाद हमने इसके अंदर क्या किया, अभी टोटल कितने हैं, 75 है। तो जो रेस्ट आपको 23 दिखते हैं इसको हमने लेटर ऑन किया, ऐड किया उसके अंदर। ठीक है, करंटली भी 75 आपको पीबीटीजीज दिखेंगे। चलिए अगले सवाल को देखिए। Recently, certain restrictions were imposed on visitors arriving at Ahobilam temple in the wake of the intense heat wave that can be impact the movement of wild animal। हाल में ही तीव्र गर्मी की लहर की वजह मद्देनजर अहोबिलम टेम्पल में आने वाले आगंतुकों पे प्रतिबंध लगाए गए जो जंगली जानवरों की आवाजाही को प्रभावित कर रहा था। तो आपको यही पूछा गया है कि ये जो अहोबिलम टेम्पल है ये किस स्टेट के अंदर आपको दिखेगा। देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अभी हमने देखा कि जो असम वाला रीजन है वो फ्लड में बिल्कुल बह गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस फ्लड की वजह से जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो आ गए हैं फील्ड में, और हर दिन रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पे दिख रहे हैं, लोग की डर के मारे हालत ख़राब है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो सरदार सरोवर डैम बना था गुजरात के अंदर, उसके आसपास क्या हुआ कि बहुत सारे मगरमच्छ सड़क पे आ गए थे। तो लोगों को ऑब्वियसली डर तो लगेगा, इतना बड़ा जानवर जब सड़क पे घूमेगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट को, वरना जो है आगे दिन जानवर आपका घर आपसे छीन लेंगे। जंगल सफारी आपने मूवी देखा होगा, वो कंडीशन आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे भी अगर आप कर्नाटका चले जाओ तो एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हर दिन न्यूज़ में देखता है कि या तो हाथी मरा या हाथी ने इंसान को कुचल दिया। तो ये चीज़ें जो है अब कम नहीं हो रही है, तो अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है,
तो देखो आंध्र प्रदेश के अंदर ये टेम्पल आपको दिखता है, अहोबिलम टेम्पल, ठीक है। अहोबिलम टेम्पल को यूनेस्को के लिए भी प्रपोज किया गया था, लेकिन फिलहाल इसको वो दर्जा नहीं मिला। लेकिन इसको नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, उसके लिए इसको रजिस्टर किया गया है। देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर सवाल पूछा गया है। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जामिनेशन में जाओगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, एक तरफ हड़प्पन साइट है, दूसरी तरफ प्रेजेंट डे आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। देखो अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ है, भोगवा रिवर के बैंक पे। कहाँ दिखेगा, तो भोगवा रिवर के बैंक पे दिखेगा। भोगवा ट्रिब्यूटरी है किसकी, तो साबरमती की, ठीक है, गुजरात के अंदर दिखेगा। ये 100% करेक्ट है। आपको पता है लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट पेयर तो 100% करेक्ट है। अब यहां देखो सेकंड क्या दिया है, राखीगढ़ी। ऑप्शन में क्या दिया, राजस्थान। थर्ड क्या है, गनवेरी वाला, पाकिस्तान। देखो ये भी 100% करेक्ट, ठीक है। चौथा क्या है, कालीबंगन। अब ये कहाँ दिया, हरियाणा। आपको पता है कालीबंगन किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है। टेराकोटा वहां पे मिले, बैंगल्स मिले। इसके साथ साथ जो आप जेम्स ज्वेलरी देखते हो वो भी आपको दिखे कालीबंगन के अंदर, ठीक है। तो कालीबंगन कहाँ पे है आपका, तो कालीबंगन आपको राजस्थान के अंदर दिखेगा, ना कि हरियाणा के अंदर। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दो ऑप्शन तो हमारे देखो ऑलरेडी करेक्ट, एक इनकरेक्ट हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अगर हम राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी कौन सा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इंडिया के अंदर जो भी हैं, नॉट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर तो पाकिस्तान भी आ जाएगा। इंडिया के अंदर जितने भी साइट है उसमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। कहाँ पे है, तो हरियाणा के अंदर आपको दिखेगा। देखो एक मिथिकल सरस्वती रिवर होती थी जिसको घग्गर हकरा बेसिन के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहीं पे आपको ये राखीगढ़ी देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो हरियाणा के अंदर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि दो ही पेयर 100% मैच कर रहे हैं, तो राइट आंसर इज ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ठीक है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जस्ट लाइक यहाँ पे आपने अच्छा खासा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखा था, इकोनॉमी में आपने बार्टर सिस्टम देखा था, ठीक है। इंडिगो कल्टीवेशन जो नील की खेती है प्लस कॉटन कल्टीवेशन, इन दोनों के सबसे पहले एविडेंस आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही देखा था, ठीक है। आपने मूवी देखा होगा मोहनजोदारो, उसके अंदर अगर आप देखो तो वो नील ही बेचने जाता है बार्टर सिस्टम के थ्रू। चलिए अगले सवाल को देखिए, फिर से हड़प्पन साइट्स के ऊपर ही है, लेकिन इस बार रिवर सिस्टम पूछा गया आपसे। बताइए कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। देखो मोहनजोदारो की अगर बात करें तो मोहनजोदारो जो है ये राइट बैंक पे दिखेगा, किसके, इंडस के। कहां पे, तो पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये तो 100% करेक्ट है। देखो कभी कभी पूछ लेता है कि लेफ्ट बैंक के पे है या राइट बैंक पे है, तो कहां दिखेगा, तो राइट बैंक पे दिखेगा मोहनजोदारो इंडस के। ये 100% करेक्ट है, ठीक है। लोथल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। मेन मेड पोर्ट सिटी था ये, ठीक है। यहाँ पे ब्रिक्स के द्वारा पोर्ट सिटी डॉकयार्ड बनाया गया था। कहाँ पे है, तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर वोगवा, गुजरात के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी 100% करेक्ट है। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा क्या है, रावी नदी के ऊपर दिखेगा आपको, ये भी पाकिस्तान के अंदर ही है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों देखो पाकिस्तान के अंदर ही अभी प्रेजेंट में दिखता है, ठीक है। और हड़प्पा कहाँ दिखेगा, तो रावी नदी के ऊपर आपको दिखेगा। और ये जो है ये लेफ्ट बैंक के ऊपर दिखेगा। तो ये सवाल कभी पूछ लेता है कि जो हड़प्पा लेफ्ट बैंक पे है या राइट बैंक पे है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीनों के तीनों करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आया इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं।
ठीक है, विथ रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सही स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहला क्या है कि इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज सिविलाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्या है कि राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या होगा? देखो, अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो चलिए बताइए क्या होगा पहले, फिर इसके ऊपर हम देखते हैं। यहां जो सब कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है ना, इसको आपको कट कर देना है। अब आप देखो यहां पे, ये बस इंडिया तक रखिए यहां पे। ठीक है, इसके बाद ही आपका जो होगा वो एक क्वेश्चन सही होगा। देखो, सेकंड जो है ये 100% अब करेक्ट हुआ है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, तिब्बत भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। सब कॉन्टिनेंट की जब बात होगी तो आपको समझना पड़ेगा कि उसके अंदर बांग्लादेश भी आ जाएगा, नेपाल भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा, तिब्बतन प्लेट्यू भी आ जाता है, अफगानिस्तान का भी पार्ट आता है, प्लस पाकिस्तान तो पूरा का पूरा आता है। ठीक है, फर्स्ट को अगर देखोगे ना तो क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज सिविलाइजेशन। आयरन हमें कहाँ देखने को मिला था? सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोला जाता है। और यहाँ पे क्या था? तो चाल्कोलिथिक फेज था। क्या था? चाल्कोलिथिक पीरियड इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखा था? तो ब्रॉन्ज और कॉपर आपको देखने को मिलेगा, ना कि आयरन। आयरन की डिस्कवरी कब होती है? तो लेटर वैदिक फेज में आयरन की डिस्कवरी होती है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 ओनली। ठीक है, कोई डाउट कुछ भी हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। विथ रेफरेंस टू द राखीगढ़ी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या होगा। पहला क्या है कि राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, दूसरा क्या है कि इट इज लोकेटेड इन घग्गर हाकरा रिवर प्लेन इन राजस्थान। देखो, फर्स्ट स्टेट यहाँ पे पूरे के पूरे आईबीसी साइट की बात की गई है, तो जितने भी आईबीसी साइट अभी तक हमें मिले उसमें सबसे बड़ा राखीगढ़ी ही मिला है। और राखीगढ़ी कंटिन्यू एक्सपेंड हो रहा है। पहले ये 3rd लार्जेस्ट में आता था। ठीक है, अब धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। यहाँ पे बरियल सिस्टम जो है, रिसेंटली हमने देखा कि 50 से ज़्यादा बरियल सिस्टम फिर से मिले हैं, उसको दोबारा से एक्सकेवेट किया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट 100% करेक्ट। सेकेंड जो है, इट इज लोकेटेड इन द घग्गर हाकरा रिवर प्लेन। देखो यहां तक तो सही है। ये जो घग्गर हाकरा रिवर प्लेन है, इसी को मिथिकल सरस्वती रिवर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो करेक्ट है, लेकिन ये जो राजस्थान दे दिया ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कहाँ दिखेगा? तो हरियाणा के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। विथ रेफरेंस टू द सतपुला डैम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, सतपुला डैम जो है ये आपको दिल्ली के आसपास ही देखने को मिलता है। रिसेंटली हमने देखा है कि इसको रीस्टोर करने की बात की गई है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि अब इसको ASI के द्वारा रीस्टोर किया जाए, ताकि जो है हमारा एक धरोहर जो है, एक मोन्यूमेंट ही एक तरह से समझिए इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो पहला क्या है कि द डैम वाज बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सेकेंड क्या है कि इट वाज बिल्ट यूजिंग दिल्ली क्वार्ट्ज स्टोन फाउंड इन अरावलीज। देखो, दिल्ली के अंदर आपको अरावली हिल का एक्सटेंशन दिखेगा। ठीक है, अगर आप विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट के आसपास रहते हो, एक दौर वो भी था कि जब आप विश्वविद्यालय के टॉप पे अरावली का वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। विश्वविद्यालय एक जगह है दिल्ली के अंदर, ठीक है, कश्मीरी गेट से लगता हुआ, वहाँ पे अगर आप खड़े होते तो आपको वहाँ से एवरेस्ट की चोटी दिखाई देती थी, हिमालय दिखाई देता था। लेकिन अब इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया कि ये सब कुछ दिखता नहीं है। और अरावली का एक्सटेंशन अगर मैं आपको बताऊं, इसी अरावली का पीछा करते करते जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कहाँ तक चला गया था? तो बनारस तक चला गया था। और फिर बनारस के बाद आप देखते हो कि उसका जो कमांडर था बख्तियार खिलजी, वो बिहार जाएगा और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देगा।
देख रहे हो हिस्ट्री के डॉट्स कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। बताइए क्या होगा। यहां पे अगर हम बात करें ना तो दोनों ही ये स्टेटमेंट करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था 1340 के आसपास, ठीक है। और दिल्ली क्वार्ट्ज को यूज किया गया जो कि अरावली के अंदर मिलता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। इसको रीस्टोर करने की बात की गई है रिसेंटली। अगर आप देखोगे तो मेहरौली वाला जो रीजन है ना वो साउथ दिल्ली के अंदर आता है। अच्छा खासा महंगा एरिया है लेकिन फिर भी अंडर डेवलप्ड है। पता नहीं गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा वक्त हो गए क्यों ध्यान नहीं दिया। अब उसके रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। अभी तक तो बिल्कुल शांति छाई हुई थी। अगला क्वेश्चन जो है जैनिज्म से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू पानीगिरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो पानीगिरी जो है ये पानीगिरी हिल्स के बारे में आपसे पूछा गया है रिसेंटली। अगर आप देखोगे, अब मैंने जैनिज्म बोला बुद्धिज्म बोला वो भूल जाओ आप। यहाँ पे पानीगिरी हिल्स जो है इसके बारे में बेसिकली आपसे सवाल पूछा गया है। दो स्टेटमेंट दिएंगे और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। पहला दिया है कि इंपॉर्टेंट जैनिज्म साइट लोकेटेड इन कर्नाटका, और दूसरा क्या है कि रिसेंटली ए क्वाइन होर्ड बिलोंगिंग टू द इक्ष्वाकु पीरियड वाज डिस्कवर्ड एट द साइट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो जब भी पानीगिरी हिल्स के बारे में आपसे पूछा जाए, इस प्लेस के बारे में पूछा जाए, तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा। पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, अब कहाँ दिखता है तो अब तेलंगाना के अंदर दिखता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है, कर्नाटका, तो ये इनकरेक्ट है। वैसे पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट में देखो क्या है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो थी ये हिंदुइज्म को सपोर्ट करती थी, साथ साथ बुद्धिज्म को सपोर्ट करती थी, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में दोनों चीज गलत दिया है, ठीक है। बुद्धिज्म का साइट है, कहाँ पे दिखेगा आपको, तो कहाँ दिखेगा, तेलंगाना के अंदर ये आपको दिखेगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ओनली, ठीक है। आगे बढ़े। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ गया। एक तरफ फेस्टिवल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या है, स्टेट दिए गए हैं जिससे वो रिलेटेड है, ठीक है। और आपको क्या बोलना है कि करेक्टली कितने पेयर मैच हैं इसके बारे में आपको बताना है। देखो मुझे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताया था। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो विषु है ना ये कहाँ पे आपको दिखता है। विषु कहाँ पे आपको दिखेगा, तो विषु न्यू ईयर है, किसका, केरला का। विषु जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, किसका, तो केरला का। और पन संक्रांति किसका है, तो पन संक्रांति ओडिशा का है, ठीक है। किसका है, तो ओडिशा का है। तो ये दोनों जो है इनकरेक्टली मैच है। और बाकी के जो दो दिए गए हैं, पुथांडु ये तमिलनाडु का है और पोइला बैसाख ये वेस्ट बंगाल का है। तो ये दोनों जो है 100% करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। देखो इसका जब भी इस तरह का क्वेश्चंस दिखे तो आप इसको लिख लिया करो, जैसे का तैसा लिख लिया करो, ताकि होता क्या है ना कि अगर एक ही जगह 10-12 चीज़ें लिखे हो तो याद करना मुश्किल होता है, लेकिन छोटे छोटे पेयर्स भी लिखे हो ना 4-4, 5-5 के, तो उसको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है, रिवीजन करना आसान हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। और अभी जो एग्ज़ाम का सिनेरियो चल रहा है अगर आप देखो तो सडनली चेंज हो जा रहा है हर एक चीज़। फॉर एग्जाम्पल यूपी के अंदर RO-ARO का पेपर हुआ, 2024 से पहले कभी भी मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन नहीं दिखे, कभी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं दिखे। 2024 में बिना किसी नोटिफिकेशन के उन्होंने सडनली चेंज कर दिया। 1/3 क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग के थे उसमें, और उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि बच्चे की हालत ख़राब हो गई।
हालांकि चीटिंग वीटिंग की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लेकिन बच्चों की भी कंडीशन ख़राब हो गई थी इसी मैच ऑफ द फॉलोइंग की वजह से। थोड़ा सा ध्यान रखिए, नोट डाउन करते हुए जाए कीजिए, ठीक है। विथ रेफरेंस टू विजयनगर एम्पायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। विजयनगर एम्पायर के बारे में आपसे पूछा गया है और ये सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है, ठीक है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। विजयनगर एम्पायर के बारे में अगर आप बात करोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के गद्दी पे बैठे हुए थे उस टाइम, ठीक है, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, तो दो इंसान है, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। कब करेंगे, तो 1336 में करेंगे, ठीक है। 1336 में हरिहर एंड बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये 100% करेक्ट। अब देखो विजयनगर एम्पायर के अंदर 4 डायनेस्टी दिखेंगे आपको, संगम, सुलवा, तुलवा एंड अराविदु डायनेस्टी, ठीक है। तो पहली डायनेस्टी कौन थी, तो वो संगम आई, इसके बाद सुलवा आएगा, फिर तुलवा आएगा जिसमें आपको कृष्णदेवराय जैसे रूलर दिखेंगे, एंड फाइनली अराविदु डायनेस्टी आएगा जो कि सफिशिएंट नहीं था थ्रोन पे बैठने के लिए। फाइनली आप देखते हो कि बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी होती है और विजयनगर एम्पायर का द एंड हो जाता है 1560 के आसपास, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पे आपको तालीकोटा लिखा दिख जाएगा या कहीं पे बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी भी दिखेगा, ठीक है। 750-65 में बैटल हुआ था और इसके बाद एंड हो जाएगा किसका, विजयनगर एम्पायर का। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे 100% करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। एक ही सवाल पूछा जाता है, देखो सवाल घुमा फिर आगे पूछा जाएगा आपसे ये पूछ लेगा कि जब हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, डेट टाइम हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, कौन था दिल्ली का सुल्तान। तो आपको याद होना चाहिए कि उस समय कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के गद्दी पे बैठा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द टर्म सुल्तान बाथेरे रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो मैं सुल्तान बाथेरे के बारे में एक चीज आपको समझाता हूँ। एक गणेश जी का टेम्पल था वहाँ पे, ठीक है, गणपति का टेम्पल आपको दिखेगा। और गणपति के टेम्पल जहाँ पे थी वहाँ पे क्या होता है कि जब 70 के आसपास टीपू सुल्तान हमला करता है डेक्कन में, तो जब ये हमला करेगा ना उस मालाबार कोस्ट के ऊपर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसका नाम चेंज कर दिया जाता है और वहाँ पे एक सुल्तान बाथेरी बना दिया जाता है, ठीक है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो सुल्तान बाथेरी है इसका रीनेम करने का मांग किया गया है, कहाँ पे, तो केरला के अंदर, ठीक है। केरला के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने ये डिमांड किया है कि चूंकि ये सुल्तान बाथेरी जो थी ये टीपू सुल्तान के आने के बाद नाम पड़ा है, पहले उसका नाम जो था दोबारा से वही रिस्टोर कर दिया जाए जो कि हमारे लॉर्ड गणेशा के नाम पे था, ठीक है। अच्छा, केरला को जब हम देखते हैं ना तो देखो डॉट्स को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। केरला के अंदर ही आपको पहला क्या दिखेगा, बताइए, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आपको केरला के अंदर ही दिखेगा, कोझिकोडे, ठीक है। और केरला ने रिसेंटली क्या बोला है कि इसको अपना नाम केरला से बदल के केरलम करना है, ठीक है। और इसके लिए इसने बोला है कि जो आर्टिकल 3 है हमारे संविधान का, जिसके अंदर ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम, बाउंड्री, ये सब अल्टर कर सकता है, तो केरलम नाम अब इनको चाहिए केरला वालों के। स्टेट में इन्होंने बिल पास कर दिया है, बस अब लोकसभा के बिल पास करने की देरी है। ध्यान से देखिएगा, किसी एक इंसान के बारे में ये सारी बातें बोली गई हैं और अगर आप समझो तो यहाँ पे एक चीज क्या है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नेहरू और भीमराव अंबेडकर। अगर इसमें से आपको हाईलाइट भी देखोगे ना, क्या है सबसे पहले, सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी खत्म, वल्लभ भाई पटेल खत्म, ठीक है।
इसके बाद देखो, ही फाउंडेड द बहिष्कृत हरिजन सभा सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ द, ये देखो दादा भाई नेहरू जी खत्म। राइट आंसर क्या हो गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल बड़े दिखते हैं, सवाल का आंसर बहुत छोटा होता है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। देखो, ही फाउंडेड द बहिष्कृत हरिजन सभा, क्या गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हालांकि इनके बाद अगर देखोगे तो महाद सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था 1927 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, 1990 में जो है भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। भीमराव अंबेडकर एक डिप्रेस्ड क्लास में पैदा हुए, स्कूल जाने नहीं दिया गया इनको, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। इन्होंने पता है गांधी जी से बोला था कि पैदा होने पे मेरा जोर नहीं था, लेकिन मैं मरने से पहले हिंदू नहीं रहूँगा, क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। और यही वजह है कि मरने से जस्ट कुछ दिन पहले इन्होंने क्या करा था कि बुद्धिज्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, भारत रत्न मिल चुका है। साथ साथ अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बने थे वो यही बने, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो मऊ में हुआ था, जो कि इंदौर के पास मध्य प्रदेश के अंदर आपको दिखता है। साथ साथ अगर इनके लाइफ के बारे में बात करें तो पंच तीर्थ दिखेगा, जो कि इनकी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। अब देखो, जितना ज़्यादा बात करेंगे बात करते ही चले जाएंगे, इनके बारे में अगर बात करने जाओ तो 3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखिए। द सूर्य किरण कोविल टेम्पल समटाइम्स अपीयर्ड इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। बताइए ये सूर्य किरण कोविल टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? देखो मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। अच्छा सॉरी, सूर्यनाड़ कोविल टेम्पल है। ये जो सूर्यनाड़ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर आप समझो होता क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज किया जाता है कि जब सूर्य सनराइज होगा तो जो पहली किरण मंदिर पे पड़ेगी तो वो किरण जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि वो किरण डायरेक्ट जाएगी और गर्भगृह में जो हमारे डीटी रखे हुए हैं उनके सर पे जाके उनका तिलक करेगी, डायरेक्ट यहाँ पे इस पोर्शन पे यहाँ पे जाके वो पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, और यही चीज़ को देखा गया था अयोध्या राम टेम्पल बनाने में। जब अभी हमने टेम्पल बनाया तो आपने बहुत सुना होगा कि सूर्य की किरण उनका मस्तकाभिषेक कर रही है। तो ये बहुत पुराना है। ठीक है, बताइए कहाँ पे देखने को मिला ये हमें? कहाँ दिखेगा? तो ये तमिलनाडु के अंदर ये टेम्पल आपको दिखेगा। रिसेंटली अगर आप देखो तो राम मंदिर के अंदर भी ये चीज़ यूज किया, जो जगन्नाथ पुरी की जो कोणार्क सन टेम्पल है उसके अंदर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द टर्म केवलजन वॉज रिलेटेड टू। देखो कैवल्य कह लो, केवल ज्ञान कह लो, बताइए किससे रिलेटेड है? तो किससे होगा? तो जैनिज्म से रिलेटेड होगा। देखो जैनिज्म में क्या बोला जाता है कि 3 ज्वेल्स है, 3 ज्वेल्स है जैनिज्म के। और अगर आप जिस दिन इस तीनों 3 ज्वेल्स जो कि राइट फेथ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज है, अगर ये तीनों को आप एक साथ हासिल कर लेते हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक 3 है। ठीक है, तो अगर इन तीनों को अगर आप ये यहाँ पे खुद के अंदर स्टोर कर लेते हो तो क्या होगा कि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, और उस दिन से आप क्या कहलाते हो? आप जीना कहलाते हो। ठीक है, और महावीर की अगर हम बात करें तो 12 साल तक लगातार उन्होंने तपस्या करी थी और 42 के एज में उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के अंदर हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। देखो चाहे बुद्धिज्म की बात करें चाहे जैनिज्म की बात करें, इन दोनों से रिलेटेड जो मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें दिखेंगी, चाहे वो अर्ली लाइफ का स्पेशली अगर मैं बात करूं या ज्ञान प्राप्ति की बात करूं, तो उसमें बिहार जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। इवन अगर आप बुद्धिज्म लिटरेचर की बात करो तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको बिहार के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया गया और आपसे करेक्ट
यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट क्या है। पहला क्या है कि जैनिज्म ओरिजिनेट्स एज ए रिफॉर्म मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म रिजेक्टिंग द कास्ट सिस्टम। ठीक है, ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि जैनिज्म का ओरिजिन जो हुआ है वो रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू हुआ है जिसने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। ठीक है, सेकेंड क्या है कि जैनिज्म एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग बींग्स। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा ध्यान से, जितने भी हेट्रोडॉक्स सेक्ट हुए इन सब का एक ही कॉन्सेप्ट था कि इगेलिटेरियन सोसाइटी बनाना। ठीक है, इक्वालिटी अमोंग पीपल होना चाहिए। सब ने कहीं ना कहीं वैदिक रिचुअल्स को डिनाई किया, सब ने कहीं ना कहीं एनिमल सेक्रीफाइसेस को डिफाइन किया। 3 हेट्रोडॉक्स इंपॉर्टेंट सेक्ट हैं आपके लिए, पहला है जैनिज्म, दूसरा बुद्धिज्म, तीसरा है लोकायत जिसको चरकवा के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। ठीक है, बताइए आंसर कीजिए जल्दी से, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो सेकेंड तो 100% करेक्ट है। जैनिज्म के अंदर अहिंसा का इतना कोर कॉन्सेप्ट है कि आप देखते हो मुंह पे वो पट्टियां लगा के चलते हैं कि ताकि बैक्टीरिया वायरस तक अंदर ना चला जाए। ठीक है, आलू नहीं खाते, जमीन के अंदर जो भी चीजें होती है उसको रेयरली ही खाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके अंदर हो सकता है कि कुछ ना कुछ जीव हो। तो सेकेंड 100% करेक्ट है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, देखो हिंदुइज्म को लेके और जैनिज्म को लेके जो आप कोर सनातन की बात करते हो ना, वो कोर सनातन हिंदुइज्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म था ही नहीं बेसिकली। अब ये आपको लग रहा होगा कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन हिंदू एक्चुअली कोई रिलीजन नहीं था। जो सनातन का कॉन्सेप्ट आप देखते हो उसका प्योर कॉन्सेप्ट जैनिज्म के अंदर दिखता है। ठीक है, और अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जो महावीर बने थे वो 24th तीर्थंकर बने थे। लास्ट तीर्थंकर आपको कौन दिखे थे? तो महावीर दिखे थे 5th सेंचुरी BC में। तो इनसे पहले भी तो 23 आए। तो ये कितना पुराना है इसके बारे में अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है। ठीक है, और दूसरा बात क्या है कि हिंदुइज्म के ऊपर जो कास्ट सिस्टम को खारिज करते हुए सुधार आंदोलन के रूप में आया, तो ये नहीं, इसका जड़ कहाँ तक है ये अभी भी हमें नहीं पता है। एक्चुअली नहीं पता है हमें डेट की जैनिज्म का उद्भव कब हुआ है। इसीलिए हमने मान लिया कि 24th तीर्थंकर जो है वहाँ से ज़्यादा फैला ये। ठीक है, अर्लियर के बारे में हमें सिर्फ ये पता है कि वो उनके नाम क्या है, ये नहीं पता है कि डेट क्या था। ठीक है, और हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म के अंदर जो कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ जो खड़े हुए थे वो थे बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने क्या किया था कि लोअर सेक्शन के पीपल को अपने अंदर बुलाया, उसको कन्वर्ट करना ज़्यादा शुरू किया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ठीक है, और सेकेंड करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या होगा? B ओनली। देखो क्वेश्चन जो है इसको एनालाइज करने की कितनी ज़रूरत थी, इस क्वेश्चन को आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। चलिए अगले सवाल को देखिए। पन्हाला फोर्ट के बारे में आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, देखो जो पन्हाला फोर्ट है, पन्हाला फोर्ट के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। आपको पता है कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब मराठा आगे बढ़ रहे थे तो उनको सिर्फ मराठा साम्राज्य बनाना था पूरे देश के ऊपर। जब आप देखोगे कि मुस्लिम बढ़ रहे थे तो इनको पूरे देश को मुस्लिम बनाना था, राजपूतों को भी पूरा राजपूताना बनाना था। यही प्रॉब्लम थी हमारे देश में कि किसी को भी इस देश को इंटीग्रेट नहीं करना था, सबको अपने ही एम्पायर को प्रमोट करना था। और यही वजह है कि देश इतने जगह ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था कि कोई भी बाहर का इंसान आता था तो उसको ध्वस्त करके चला जाता था। छोटे छोटे थे ना, तो एक एक करके मराठा के ऊपर आक्रमण किया तो बुंदेला शांत बैठे, बुंदेला के ऊपर आक्रमण किया तो मराठा चुपचाप बैठे। तो इस वजह से क्या होता था कि एक दूसरे को यहाँ पे हराना इन लोगों को काफ़ी आसान हो जाता था। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं ना पन्हाला फोर्ट, देखो मराठा के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं उनको एक दर्जा दिया जा रहा है नेशनल इंपॉर्टेंस का, और उसी के अंदर इसको भी ऐड किया गया है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर।
देखो पहला क्या दिया है कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा बनाया गया, नहीं। देखो एक रूलर हुए थे सिलहर के ऊपर, उनका नाम था भोज सेकेंड, और इन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया था, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी का सेकेंड जो है ये आपका करेक्ट है। 1954 में फोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। एक पूरा का पूरा ग्रुप है, जैसे आप देखते हो ना कि सर्किट की तरह आप कह सकते हो, तो मराठा सर्किट है, एक किलों का एक पूरा का पूरा सर्किट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, तो बहुत सारे किलों को ऐड किया गया, तो उसके अंदर ये आपको नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर दिखेगा। विथ रेफरेंस टू द पद्मा अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थोड़ा सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, देख लेते हैं। पहले मैं आपको हायरार्की समझाता हूँ। इंडिया के अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा है, तो सबसे ऊपर क्या होगा, तो वो होगा भारत रत्न। क्या होगा, भारत रत्न, ठीक है। पद्मा अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो 3 तरह के पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। तो जो इन हायरार्की की बात करें तो पद्म विभूषण जो है वो सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। तो पद्मा अवार्ड के बारे में पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट है। पहला है कि द अवार्ड वॉज कन्फर्ड टू द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्म अवार्ड कमेटी व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब पहला है कि पद्म अवार्ड कमेटी जो है उसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उसी के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड क्या है कि 1954 में इसको पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। एंड टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन ऑल डिसिप्लिन्स वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व। मतलब हर एक उस फील्ड में दिया जाएगा जहां पे आप कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। क्या होगा बताइए, 23 का आंसर क्या होगा? देखो सेकेंड स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, पहली बार 1954 में दिया गया था, लेकिन जो यहाँ पे ये दिया गया है ना प्राइम मिनिस्टर, ये गलत हो गया। पद्म अवार्ड कमेटी जो है इसको हेड कौन करेंगे, तो हेड सेक्रेटरी करते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ना वो इसको हेड करने का काम करते हैं। आप अगर यूपीएससी क्लियर करोगे तो सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट यूपीएससी होल्डर को मिलता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का ही मिलता है, ठीक है। हालांकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 99% से ज़्यादा लोग रिटायर हो जाते हैं, बहुत कम पहुँच पाते हैं, और अगर पहुँच भी गए तो 2 से 3 साल का मैक्सिमम पीरियड होता है जो वो सर्व कर पाते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्टोरिक रिकॉर्ड कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इंडियन हिस्टोरिक रिकॉर्ड कमीशन की बात कर रहे हैं। अगर अंग्रेज हमारे देश में नहीं आते तो हमारा हिस्टोरी बचता भी नहीं। अंग्रेज के आने से बहुत सारे फ़ायदा हुए। स्टार्टिंग में हमने देखा एशियाटिक सोसाइटी जैसी की स्थापना हुई, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और जो हम बात करते हैं ना इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के दौरान, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला क्या है कि एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑल इशू कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड रिसर्च, ठीक है। सेकंड क्या है कि ये डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखो बिल्कुल सही है। अगर इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी की बात करें तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देगा कि जो इम्पोर्टेंस हमारे मोन्यूमेंट है या नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं उसको हम रीस्टोर करें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका 100% करेक्ट है। सेकेंड जो दिया है ना कि हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट। यहाँ पे आप क्या दिखेगा आपको, तो यहाँ दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या दिखेगा आपको, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा हेड करता हुआ ये चीज आपको दिखेगा, ओके, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखना है कि इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन जो है ये 1919 में बना था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के दौरान ही इसको बनाया गया था। चलिए अगले सवाल को देखिए। डोंगरिया कोंड ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया।
देखो डोंगरिया कोंड ट्राइब जो है ये पीबीटीजीज के अंदर आते हैं, ठीक है। और रिसेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने वोटिंग में जो 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था इसमें इन्होंने वोट वगैरह किया था। तो कहाँ दिखेंगे ये, तो ये आपको ओडिशा के अंदर दिखेंगे, ठीक है। और ओडिशा के अंदर अगर हम पीबीटीजीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीबीटीजीज यहीं पे हैं, कितने हैं, 13 हैं, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। और इनकी खास बात क्या होती है, तो ये टैटू करवाने में बहुत महारथी होता है। खुद ही सुई वुई लेके पूरे शरीर पे टैटू करके रखेंगे, कान में भी 5-6 दिन के दिखेंगे, गले में भी ऑर्नामेंट भरे रहते हैं, बिल्कुल ही अपनी धुन में मस्त रहते हैं ये लोग। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। Which of the following is are not the UNESCO World Heritage Site? आपसे ये 4 ऑप्शन दिया गया और आपसे पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है। देखो अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, क्या ये हेरिटेज साइट के अंदर आपको दिखता है? बताइए बताइए जल्दी से। देखो अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करिए कहाँ दिखता है, तो आपको असम के अंदर दिखता है, ठीक है। यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट है, नेचुरल हेरिटेज साइट, आपको पता है ना 7 नेचुरल हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर है, उसी 7 में से एक आपको यहाँ दिखेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर आप जाओगे तो ये 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनोसोरस आपको यहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल है, नो डाउट। तो देखो जहां जहां 1 नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या इसको हेरिटेज का दर्जा मिला है? बताइए जल्दी से। देखो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ दिखेगा, तो ये भी आपको असम के अंदर ही दिखेगा। कहाँ दिखेगा, तो असम के अंदर ही दिखेगा। और इसको 1985 में इसको भी हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ, ये भी यूनेस्को का क्या है कि नेचुरल साइट है। और मानस नेशनल पार्क की जब बात करोगे तो आपको इसके कुछ फौना की याद रखना है, जैसे गोल्डन लंगूर सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, यूनेस्को की लिस्ट में है। तीसरा क्या है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ दिखेगा, ऑब्वियसली निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में दिखेगा आपको, ठीक है। क्या ये जो है आपका यूनेस्को साइट है? बताइए जल्दी से। क्या ये साइट है? देखो जो ग्रेट निकोबार है ना, ये आपने मैब प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, यूनेस्को का ही प्रोग्राम है मैब, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि प्रोटेक्ट किया जाता है साइट्स को। तो ग्रेट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इसका पार्ट नहीं है। तो देखो जहाँ जहाँ 3 है इसको भी एलिमिनेट कर दो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। और विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डिको को अगर हम देखें तो मुंबई के अंदर रिसेंटली इसको हमने ऐड किया था, ठीक है, 3-4 साल पहले की ही बात है, इसको रिसेंटली ही ऐड किया गया था इसके अंदर, ठीक है। समझ गए फिर क्या होगा, 2018 के अंदर इसको हमने ऐड किया था, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार को छोड़ के 1, 2 एंड 4 3 के 3 जो है आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर है। और निकोबार की बात करें तो मैप प्रोग्राम के अंदर आता है, वो भी यूनेस्को का ही प्रोग्राम है जिसके अंदर आप प्रोटेक्ट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ पे अच्छा खासा फ्लोरा और फोना दिखता है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी स्पीसीज दिखती है, कंप्लीट प्रोटेक्टेड एरिया होता है। चलिए आपके जो आज के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे ओवर हो गए। कोई भी डाउट हो, चूंकि इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में मैं अगर देख लूँगा तो या तो कमेंट में आंसर दे दूंगा या अगले क्लास में आंसर कर दूंगा इसको। और बाकी आपको पता है कि एग्ज़ाम्स जो है आजकल के वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गए हैं, आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, कि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया आज का, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो हर एक फील्ड में आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, कि हो सकता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाए,
वन लाइनर ऐसा क्वेश्चन आए कि बिल्कुल ही स्टैटिक का पार्ट हो जाए, सिर्फ ये पूछ ले कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, या कोई आर्ट कल्चर का पोर्शन पूछ ले कि ये शैडो आर्ट बता दो किस रीजन से आता है। तो आपको कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में अच्छे से ध्यान देना होगा, कई बार 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 रिवीजन करना होगा। और देखो एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपकी क्या होगी कि एक कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर जो है ना एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।